बताइएगा इस वक्त स्पेसिफिकली जो है वो यूके की क्या पोजीशन है, जहां पे ऐसा लगता है कि अब ट्रंप ने जब सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, उनको कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, अब ये बैटल ऑफ हॉर्मुज जो है वो बन चुकी है, तो उन्होंने अपने दोस्तों को पुकारा है और कहा है कि आप भी जो है वो अपने जंगी जहाज लेकर आएं और हमारी मदद करें। यूके का क्या स्टैंड है इस वक्त? इस वक्त यूके का स्टैंड जो है ना बहुत ही एक मुश्किल में यूके नजर आ रहा है, इसलिए कि अमेरिका की तरह यूके को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पूरे वेस्टर्न नेशन को ये इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ईरान जिस तरह से अग्रेसिवली रिस्पॉन्स करेगा। फ्रैंकली जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है ये सबकी थी और सबको पता था कि इजराइल ने और अमेरिका ने अटैक करना है रेजिम चेंज के लिए, और इसके लिए उनको यूके की या फ्रांस की इनकी परमिशन चाहिए भी नहीं थी, लेकिन इनको पता था कि ये होने जा रहा है और वो उसके लिए देवर फाइन। बट हुआ ये है कि यूके के अंदर जो है ना दो इश्यूज है। एक तो ये कि यूके इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर है वो प्राइसिंग के इशू के ऊपर, जो एनर्जी प्राइसेस है, महंगाई इस मुल्क में इतनी बड़ी है कि वो ऑलरेडी इस वक्त तारीख की कम तरीन रेटिंग इस वक्त उनकी है, यानी वो 19% पे ठहरे हुए हैं, और अगर आज इलेक्शन हो तो उनके नीचे लेबर पार्टी वाइप आउट हो जाएगी। उनकी असल डोमेस्टिक सिचुएशन ये है। तो उनकी जो पार्टी ओवरऑल है लेबर पार्टी, वो जंग के खिलाफ है। उनकी शायद कैबिनेट के लोग तो हमेशा आपको पता है कैबिनेट तो जो भी बादशाह का फैसला होता है उसको सपोर्ट करते हैं। कैबिनेट उनके जो कीयर स्टारमर है वो तो उनके साथ है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उनकी वो जंग के खिलाफ है। अब वो जंग को सपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते स्टेज पर करना, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक रमजान इफ्तारी थी जिससे वो आए, तो वहां मौजूद था और उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि हमने इराक से लेसन लिए हैं कि इराक में हमने कितनी बड़ी गलती की, और उन्होंने कहा मैंने इराक जंग की भी मुखालफत की थी और अब मैं इस जंग में भी कौम को नहीं ले जाऊंगा। लेकिन एक काम उन्होंने ये किया कि जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके ऊपर अटैक ज्यादा बढ़े तो उन्होंने यहाँ पे जो रॉयल एयरफोर्स की बेसिस है वो उन्होंने अमेरिकन B-52 बॉम्बर्स को दिए, जहां से आके रिफ्यूलिंग करते हैं। उसके कीयर स्टारमर ने ये कहा जी कि हमारी पोजीशन ये है कि वो सिर्फ ऑफेंसिव के लिए नहीं, डिफेंसिव पर्पस के लिए, लेकिन जो B-52 यहाँ से रिफ्यूलिंग करा रहे हैं वो जाकर ईरान के ऊपर वो हमले कर रहे हैं, वहां लोगों को मार रहे हैं। तो इन अ वे किसी हद तक डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखने के लिए जो यूके है वो जंग का हिस्सा तो ऑलरेडी बन चुका है। ये एक्टिव पार्टिसिपेशन है यूके की कि उनके मुल्क से रिफ्यूलिंग हो रही है और अमेरिका को फुली असिस्ट किया जा रहा है, इंटेलिजेंस भी दी जा रही है। लेकिन माइंड स्वीपिंग ड्रोन्स की भी बात की है उन्होंने शायद। जी, लेकिन प्रॉब्लम ये है उनके लिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनिशियली तो आपको पता उनकी जुगत लगाई पिछले दिनों कि भाई अब तो हम जीत गए। अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ आई है कि वो जीते नहीं है बल्कि वो मुश्किल में है, तो वो अब यूके की तरफ आए। बिल्कुल, हाँ। अब यूके को वो एक्चुअली चाहते ये कि यूके के वारशिप्स अमेरिका के साथ जाए और बाकायदा जाकर ईरान के साथ लड़े। ये वो कॉम्प्लिकेशन है जो कीयर स्टारमर अफोर्ड नहीं करते। वो चाहते हैं यूके की असल पोजीशन ये है यूके की और फ्रांस की रिजीम चेंज हो। ये सवाल स्पेन के जो जितने ममालिक के जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है वो सब चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो, लेकिन उसके लिए वो चाहते नहीं है कि जो उनके बूट्स ऑन द ग्राउंड जाए, उनकी जो सोल्जर मरे और उनको नुकसान हो। ऑलरेडी इस मुल्क की जो इकोनॉमीज है वो बहुत स्ट्रगल कर रही है। ये बताएं कि जाहिर है ऐसे माहौल में जो है पर्सनालिटीज मैटर करती हैं, जैसे कि अमेरिका को इजराइल ने कई दहाइयों से जो है वो चाहा कि वो ईरान पे अटैक करे, हर प्रेसिडेंट जो आके उसको रेजिस्ट उन्होंने किया, कोई और तरीका निकाला, बट ट्रंप गिव इन। इसी तरह कीयर स्टारमर को देखते हुए आपके ख्याल में कौन सा प्रेशर जो है वो जल्दी गिव इन कर देंगे? ट्रंप, नोइंग ट्रंप, उनकी जो पर्सनैलिटी है, जिस तरह से वो बुली करते हैं या प्रेशर डालते हैं, वो चुप नहीं बैठेंगे और वो डालते रहेंगे जैसे कि वो अभी डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ उनकी अपनी आवाम है, उनके अपने लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि वो एक एक्टिव जंग में हिस्सा लें, वो भी ऐसी जंग जो यूएस और इजराइल की है। तो आपको क्या लगता है कि स्टारमर को देख के विल ही गिव इन दैट इजीली? देखिए, वो ऑलरेडी मैंने पहले आपको बताया कि वो बेसिस तो दे चुके हैं। उनके बेसिस से ईरान के खिलाफ जंग हो रही है। ये चीज ऑलरेडी जो यहाँ की ग्रीन पार्टी है जो एक्चुअली इस वक्त लेबर पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है, उसकी लीडरशिप पूरा दिन ये पॉइंट आउट कर रही है कि यूके तो हिस्सा बन चुका है जंग का। अच्छा, ठीक है। तो उनके लिए जी आने वाले दिनों में अब जब उन्होंने करना ये है कि कीयर स्टारमर ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इसके ऊपर भी उन्होंने कुछ इस तरह का आज उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने कहा जी कि हम अपने अलाइज से बात करके इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। अलाइज मीन वो चाहते हैं कि फ्रांस भी साथ आए, जर्मनी भी आए। अच्छा, उन ममालिक में भी इसी तरह की इश्यूज है। मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये कुछ ना कुछ अमेरिका को कहेंगे कि जी हम ऑफेंस नहीं करेंगे, हम अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए आपके साथ करेंगे। ये देखें, अफोर्ड ये भी नहीं करते ये डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल को कुछ ना कुछ
यूके को देना पड़ेगा, उसके अलावा उन्होंने इनके छोड़ना नहीं है इनको। एक एग्जैक्ट इस वक्त तो चाहते नहीं है, लेकिन वो मजबूरी और उनको ये देना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ जो लॉबीज है अंदर बहुत उनका इन्फ्लुएंस है, प्रेशर है, और वो मतलब उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप ईरान के रजीम चेंज का हिस्सा बने, और यूके के लिए बहुत सारी मुश्किलात है। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया मुर्तजा, आपने बड़ा तफसीली बैकग्राउंड स्पेशली यूके जो है उसकी पोजीशन हमें बताई है। हमने पहली दफ़ा देखा है कि ये यूरोपियन ममालिक जो हैं वो ये ओपनली बात कर रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं, एक्टिवली वार में शामिल नहीं है, और ठीक है उन्होंने वहाँ पे अपने बेसिस दिए हैं, वो भी उसके बाद दिए हैं जब उन पर ट्रंप ने उन पर अटैक किया कि आप हमारे साथ वार में शामिल नहीं हो रहे तो चलें आप ना हो, हम देख लेंगे, अकेले कर लेंगे। उसके बाद ये पहले तो उन्होंने भी यूके ने स्ट्रेट अवे इसको इनकार किया था। हमने इटली को देखा है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर ने इसका हिस्सा बनने से इनकार किया, बल्कि तनकीद की है जो वहाँ पे 150-200 बच्चे बेचारे जो वहाँ पे वो शहीद हुए हैं उसमें, ये ईरान में। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़ा पहले दिन से वाज़ेह किया, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने किया। ये क्या वजह बनी है कि यूके जो है ये पहली दफ़ा अमेरिकन के या यूरोपियंस में कहूँगा सॉरी कि अमेरिकन के साथ वो नहीं खड़े हुए और ओपनली बात कर रहे। माजी में ऐसे नहीं होता था, अफगानिस्तान था, इराक था, मिलियन मार्चेज हुए हमने देखे, इसके बावजूद उन्होंने ये हिस्सा आके लिया, शरीक हुए। इन 20-25 सालों में क्या ऐसी कुछ चेंज है ये जो आप समझते हैं कि यूरोपियन ममालिक जो हैं वो अगेन इससे अमेरिकन से दूर हुए हैं? देखिए, इसके 2-3 उनके सामने जो है ना बहुत ही बिटर वो जो फैक्ट है। एक तो देखें, जब ये अफगानिस्तान जो इराक वॉर हुई थी तो उस वक्त ये सारे लोग जो कोalition था, ये पूरे यूरोपियन अमेरिकन जो है ना ये साथ थे। उसके बाद अफगानिस्तान में भी इन्होंने साथ जॉइंट एंटरप्राइजेस की। अब इराक का क्या बना वो यहाँ के अवाम भूले नहीं है, वो उनके सामने है, हुकूमतों के सामने है कि वहां नाकामी हुई। मतलब इराक आज किस सिचुएशन में, अफगानिस्तान, लीबिया, ये जहाँ ये खास तौर पर अफगानिस्तान और इराक यहाँ इनके अपने ट्रुप्स मौजूद थे, वहाँ 20-20 साल की लड़ाइयाँ हुई, एंड पे आज तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद है। इराक में जो वहाँ पे हुकूमत है वहाँ पर वो प्रो शिया वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और वो तो दूसरे ममालिक है। ईरान के हवाले से तो इन मुल्कों की अपनी इंटेलिजेंस बड़ी क्लियर है कि अमेरिका के लिए वहाँ पे रजीम चेंज इन द सेंस के वहाँ पे हुकूमत बदलाना और कराना, अब वो इनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नजर आ रहा है, इसलिए कि जो वहाँ पे जो शिया पॉपुलेशन है उनकी हमायत है, जेन्युइन हमायत है, उसको उनकी मुखालफत भी है लेकिन जेन्युइन हमायत भी है। ये सब इनको पता है कि ये चीजें इस वक्त वेनेजुएला नहीं है कि ओवर 12 घंटों में आपने सदर उठा लिया, वहां का प्राइम मिनिस्टर उठा लें और अगले दिन नया प्रेसिडेंट आ जाए, एक बंदा भी वो कहते हैं ना गमला भी न टूटे। यहाँ तो बहुत डिफरेंट रिएक्शन आ रहा है कि अरब ममालिक की इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया। दुबई जैसा जो लग्जरी ब्रांड था उस ब्रांड को तोड़ दिया ईरान ने और अमेरिका ने मिलकर। अब देखें ये सारी जो सिचुएशन है जिनके सामने सबसे बड़ा फैक्टर ये कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों बहुत एरोगेंट है। तो उन्होंने ये समझा कि सुपर पावर हमें इनकी जरूरत है ही नहीं। आप देखिए जो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बड़ा मतलब तौहीन आमेज लहजे में वो यूके का जिक्र करते हैं। वो फ्रांस को चाहे वो यूक्रेन को उनको बिल्कुल जिस तरह आप कहते हैं ना किसी को सेकंड क्लास सिटीजन समझिए उस तरह से उनको ट्रीट करते हैं। वो पुरानी बातें जो आपको याद है जो होती थी स्पेशल रिलेशनशिप है यूके और जॉर्ज डब्ल्यू बुश कहा करते थे टोनी ब्लेयर, वो सारे पुराने जमाने की बातें। ये तो डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हैं कि ये पैरासाइट्स हैं, हम सारी हैवी लिफ्टिंग करते हैं, फायदे ये लोग भी उठाते हैं और वो आप अपना ये तो डोनाल्ड ट्रंप तो मतलब उस तरह की बात उस तरह की उन्होंने तस्दीक उन्होंने शायद किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की नहीं की है जिस तरह की उन्होंने इन ममालिक की है। तो ये लोग रंजीदा तो है डोनाल्ड ट्रंप की जो पब्लिक उनका जो स्टेटमेंट होती है उनकी लीडरशिप के बारे में, उनकी जो एलाइज है जिस तरह से उठा के ट्विटर के ऊपर वो गालियां देते हैं, तो ये सारा कुछ तो जो अनयूजुअली हो रहा है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने मिलकर ये कार्रवाई की और उनको जरूर समझा कि हमें इन ममालिक की जरूरत थी नहीं। अब उनको समझ आ रही है कि नहीं ये काम काफी बड़ा है। अच्छा, इसकी मुर्तजा ये वजह तो नहीं है, पिछले हमने देखा यूक्रेन पे जब तक ये बाइडन थे जो बाइडन थे तो साफ जरा यूक्रेन पे यूरोपियन जो हैं सारे वो एक थे अगेंस्ट रशियंस, उनके इन्वेजन जो हुई असला भी दिया, वेपन सब कुछ दिया। जो ही ट्रंप साहब आए हैं तो उसके बाद इनकी पॉलिसी बदली है, इन्होंने यूक्रेन के हवाले से, यूरोप के हवाले से और इवन नेटो के हवाले से बड़ी सख्त बातें सुने। तो अब समझते हैं कि यूरोपियन नाराज हैं कि यूक्रेन जो यूरोप का मसला था, यूक्रेन जो यूरोप की वार है और जिससे उनको बहुत सारा उनको नुकसान हुआ है या उनको मसाइल हुए, तो अमेरिकन जो है स्पेशली ये ट्रंप के आने के बाद वो नहीं खड़े हुए यूरोपियन के साथ। सो अब अगेन दैट कुड बी वन ऑफ द मेजर रीजंस कि अब जब अमेरिकन फंस गए हैं वहाँ पे उसके ईरान की वार में, तो उन्होंने कहा जनाब के फेयर एनफ, अगर हमने अकेले ही इसको हैंडल करना है यूक्रेन वार को और रशिया को, तो फिर आप भी अकेले हैंडल कर रहे हैं। इज इट वन ऑफ द रीजंस आप समझते हैं?
ये वन ऑफ द रीजन है, बिल्कुल है। और इसलिए कि देखें जो यूक्रेन की वॉर है वो तो शुरू तो जो एनकरेजमेंट तो इन ममालिक को अमेरिका नहीं की। अमेरिका ने खुद कहा था कि हम वेट डालेंगे और उसका भी डिफरेंट सिनारियो था और अमेरिका ने एक्चुअली फुली लीड किया इसके, क्योंकि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था रशिया को डिफीट करना। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का जो नजरियात है रशिया के बारे में वो डिफरेंट है। वो अपनी जो FBI है, उनकी CIA, उससे भी वो कहते हैं कि वो तो समझते हैं कि वो झूठ बोलते हैं पुतिन के बारे में और रशियन इंटेलिजेंस के बारे में। ज्यादा उनका एक अपना वर्ल्ड व्यू है, वो उसको लेकर चले। उससे भी उन्होंने ये कहा कि आप लोग चिप इन करें और पैसे डालें, सारा काम हमसे ना करवाएं, ये पब्लिकली उन्होंने कहा। तो ये जो अलायंस है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, इंटरनेशनल अलायंस है, वो पाकिस्तान से लेके सऊदीया से लेके चाइना यूके तक हर तरफ फ्रैक्चर हो चुका है। और उसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन है उस अलायंस के जो फ्रैक्चर है वो ये अब नजर आ रहा है। जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पिछले हफ्ते में बार बार स्पीचेस दे रहे हैं कि नए इंटरनेशनल ऑर्डर की जरूरत है। तो वो नए इंटरनेशनल ऑर्डर को वो जो चाहते हैं कि वो पुराने, एक्चुअली नए इंटरनेशनल ऑर्डर, उनका मतलब ये है कि पुराना इंटरनेशनल ऑर्डर है वो सारा डोनाल्ड ट्रंप ने वो उखाड़ पिछाड़ के फेंक